अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने पिछले लेक्चर में जो रूलिंग स्टार्ट की थी सीसीए रूल्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए रूल 24 यानी सीनियरिटी पढ़ेंगे। ठीक, लास्ट पे हमने जो लेक्चर में ख़त्म किया था, कंक्लूड किया था, वो प्रोबेशन पे किया था, जिसमें हमने रूल 20, 21 और 22 पे जो है बात की थी। रूल 23 आपको नहीं पढ़ना, और रूल 24 जो है वो क्या कहता है। रूल 24 के हिसाब से सीनियरिटी जो है एक एम्प्लॉय की, वो डिटर्मिन होती है बाय द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस। ठीक, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट जो है वो हम डेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंटेटिव अपॉइंटमेंट, यानी जब हम एक परमानेंट पोस्ट पे लग जाते हैं, उस पोस्ट पे लगने का डेट जो है उसे हम फर्स्ट डेट ऑफ सब्सटेंटेटिव अपॉइंटमेंट के नाम से जानते हैं। तो वो डेट हमारी जो है अपॉइंटमेंट डेट होती है, और उसी पे हमारी सीनियरिटी जो है वो फिक्स होती है। या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन प्रोबेशन अगेंस्ट ए क्लियर वैकेंसी, यानी अगर हम कभी जो है किसी अपॉइंटमेंट पे लग गए और वहाँ पे हमें जो है प्रोबेशन पे रखा गया, तो जब हम उस प्रोबेशन पे अपॉइंट हुए अगेंस्ट ए क्लियर वैकेंसी, तो वो डेट भी जो है हमारा डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा वो डेट होता है जब हम पहली बार जो है एक सब्सटेंटेटिव पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट होते हैं। तो उस जगह पे हमारी सीनियरिटी जो है, मैंने जैसे आपको बताया, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे डायरेक्टली जो है फिक्स होती है। अब अगर ऐसा रहा कि सीनियरिटी का मसला दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है वो जाहिर हो गया कि कैसे इनकी सीनियरिटी फिक्स की जाए, तो इन केस ऑफ टू और मोर देन टू एम्प्लॉयज़, अगर वो प्रमोटी होंगे तो बाय रिलेटिव सीनियरिटी जो उनकी लोअर सर्विस में थी। अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटेड हैं, डायरेक्टली रिक्रूट हुए, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो वो एक्वायर करेंगे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उस पोस्ट के लिए हुआ होगा। या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उस पोस्ट के लिए नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मेरिट ड्रॉ होगा, प्लस एबिलिटी का जो मेरिट दिया जाएगा, प्लस फिजिकल फिटनेस का जो मेरिट दिया जाएगा, इन तीनों का एक एग्रीगेट मेरिट बनेगा। उसके बेसिस पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटेड एम्प्लॉयज की उस टाइम सीनियरिटी जो है वो फिक्स होगी। अब अगर उन लोगों के बीच में जो डायरेक्टली रिक्रूट हुए और जो प्रमोट हुए, इन दोनों के बीच में हमें सीनियरिटी फिक्स करनी है, तो वो एज पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगी जो उनको एलोकेट हुआ था, और एज पर द रूल्स जो कि टाइम टू टाइम इशू होंगे इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है कहते हैं, अगर एक मेंबर ऑफ ए सर्विस या क्लास या कैटेगरी जो है उसको बाय मीन्स ऑफ पनिशमेंट, सज़ा के तौर पे एक लोअर सर्विस में प्लेस कर दिया गया, तो उस लोअर सर्विस में जो उसकी सीनियरिटी होगी वो उस लोअर सर्विस के सीनियरिटी लिस्ट के टॉप पे रहेगी। या अगर उस रिड्यूसिंग अथॉरिटी जिसने उसको रिड्यूस किया लोअर सर्विस में, उसने मेंशन किया कि उस लोअर सर्विस में इस बंदे की सीनियरिटी फलां बंदे के बाद रहेगी, तो तब वो उसी बंदे के बाद रहेगी जिसका मेंशन किया गया होगा। अदरवाइज उस लोअर सर्विस की सीनियरिटी लिस्ट के टॉप में ये बंदा जो है फिगर करेगा। ठीक, नाउ रूल 25 वो है प्रमोशंस। रूल 25 प्रमोशंस के साथ रिलेट करता है। तो रूल 25 क्या कहता है, सारी प्रमोशंस जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही करना चाहिए। किसी और अथॉरिटी के पास जो है ये पावर नहीं है कि वो प्रमोशंस करे, खाली सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब प्रमोशन किस बेसिस पे होती है? प्रमोशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड एबिलिटी होती है। अगर मेरिट और एबिलिटी के साथ साथ कोई टेस्ट वगैरह की भी क्वालिफिकेशन रखी है कि ये टेस्ट ये क्वालिफाई करना चाहिए, तब जाके प्रमोशन होगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, आप फाइनेंस, ये जो क्या कहते हैं इसको,
हमारा एफसी जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए फाउंडेशन कोर्स, आप उसी की एग्जाम्पल लीजिए। मेरिट एबिलिटी के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स भी जो है वो क्वालिफाई करना है। तो सेम यहाँ पे है, प्रमोशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और एबिलिटी होती है, और अगर इसके साथ साथ किसी टेस्ट को पास करने की भी एक शर्त रखी गई हो तो वो सब्जेक्ट होती है फिर पासिंग ऑफ दैट टेस्ट। ठीक, अब अगर आपने ये देखा कि प्रमोशन के टाइम पे मेरिट और एबिलिटी जो है वो लगभग सेम है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप? उस टाइम पे सीनियरिटी को कंसिडर करके आप प्रमोशन करेंगे, या प्रमोशन होगी किसी बंदे की उस टाइम पे सीनियरिटी को कंसिडर करके। ठीक, बाकी सारी प्रमोशंस जो है वो होती है इन अकॉर्डेंस विद सीनियरिटी, या सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ एनी टेस्ट, या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन जो उन्होंने प्रेस्क्राइब की हो, कि उन्होंने गवर्नमेंट ने अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की हो, तो उस स्पेशल क्वालिफिकेशन जब तक ना वो बंदा हासिल करेगा तब तक उसकी प्रमोशन नहीं होगी। ठीक है, अगर उसके पास सीनियरिटी भी हो तब भी उसकी प्रमोशन तब तक नहीं हो सकती जब तक ना उसने वो टेस्ट क्वालिफाई किया हो। ठीक, अनलेस, अब अगर उसने वो टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, उसके पास सीनियरिटी भी हो, तब भी उसकी प्रमोशन कब नहीं हो सकती? तब भी उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती अगर वो प्रमोशन को विदहेल्ड किया गया हो एज पेनल्टी। ठीक है, या अब प्रमोशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी जी? प्रमोशन को विदहेल्ड किया गया है एज पेनल्टी उसके लिए। ठीक, या दूसरा इसमें पॉइंट ये बनता है कि सीनियरिटी के साथ साथ टेस्ट के साथ साथ प्रमोशन कब हो सकती है? तो वो तब हो सकती है अगर उसको कोई स्पेशल प्रमोशन दी जाए मेरिट और एबिलिटी को देख के, या अगर हम ऐसे कहेंगे कि सीनियरिटी को भी जो है ओवररूल कर दिया, तो क्यों आप किसी को प्रमोशन दोगे? आप तब प्रमोशन दोगे जब उसका मेरिट और एबिलिटी जो है वो स्पेशली कॉन्स्पिशियस आपको लगेगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभार इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये नेसेसरी हो जाता है कि हम कोई वैकेंसी को फिल करें, लेकिन अगर उस वैकेंसी को फिल करने में हमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डेंस चलना है, नोटिफिकेशन देनी है, एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, सिलेक्शन लिस्ट बनाना है, टेंटेटिव देन फाइनल देन ब्ला ब्ला जो भी होगा, तो इस सब में हमें लगता है कि अनड्यू डिले हो रहा है या अनड्यू एक्सपेंडिचर जा रहा है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो प्रमोट कर सकती है एक क्या कहते हैं इसको, एक बंदे को लोअर कैडर से हायर कैडर में विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि अगर हमें एप्लीकेशंस वगैरह इनवाइट करनी है वो तब हो गया जब हमें वो वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर फिल करनी होगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे प्रमोशंस का पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन पे ध्यान देंगे। अगर वो वैकेंसी जो है हमें प्रमोशन के अंडर फिल करनी है और उसमें जो है हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, अनड्यू डिले लग रहा है, अगर हम इन अकॉर्डेंस विद रूल्स चलेंगे, ठीक, उस प्रमोशन को जो है करने में हमें काफ़ी एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है, सपोज कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिनके लिए एक्सपेंसेस होने चाहिए, तो उस टाइम पे एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो एक बंदे को प्रमोट कर सकती है टू हायर कैडर, टू हायर स्केल, टू हायर सर्विस टेम्पररी बेसिस पे, अनटिल एक पर्सन को प्रमोट किया जाए उस वैकेंसी पे विद रूल्स। ठीक है, लेकिन ये जो आपने टेम्परेरी प्रमोशन दे दी इस बंदे को, वो इन नो केस 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी 3 मंथ से ज़्यादा आप टेम्परेरी प्रमोशन नहीं दे सकते हो इन वायलेंस ऑफ रूल्स किसी भी बंदे को। प्लस वो बंदा अब आपने जिसको प्रमोशन दे दी, ठीक, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो है आपने एक बंदे को प्रमोशन दे दी, तो 3 मंथ के लिए ही वो प्रमोशन जो है वैलिड रहेगी, और विद इन दैट टाइम या अगर उससे पहले ही हुआ तो अंडर रूल जो बंदा उस प्रमोशन के लिए एलिजिबल पाया जाएगा तो उसको वो प्रमोशन दी जाएगी, और इस बंदे को जिसको आपने टेम्पररी ये दे दी उसको जी वापस अपनी
सर्विस में जाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये बंदा जिसको आपने टेम्परेरी प्रमोट किया, तो इस बंदे का कोई भी राइट नहीं बनेगा उस प्रमोशन वैकेंसी को यूज करने के लिए इन फ्यूचर प्रमोशंस। ठीक है, यानी कि अब वो कहेगा नहीं जी मैं जी इसमें प्रमोट हुआ हूं तो मुझे फ्यूचर प्रमोशंस इसी बेसिस पे, तो वो सब के लिए ये बंदा एंटाइटल नहीं है। बस ये प्रमोशन टेम्परेरी 3 मंथ्स रहेगी और 3 मंथ्स के बाद इसको वापस जाना है अगर कोई और बंदा जो है अंडर रूल्स एलिजिबल पाया गया इसके लिए। अदरवाइज अगर इसी को पाया गया तो ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर टेम्परेरी प्रमोशन पे किसी बंदे को रखा तो उस टेम्परेरी प्रमोशन की बेसिस पे वो अपनी फ्यूचर प्रमोशंस क्लेम नहीं कर सकता है। नाउ रूल 30 जो डील करता है पनिशमेंट्स के साथ, यानी कि हमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में मोस्टली कि फॉर अ गुड एंड सफिशिएंट रीजन क्या क्या पनिशमेंट्स दी जा सकती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक, तो जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक चार्ज जो है वो प्रूव हो जाता है, तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि जो कि उसकी एक कमेटी होती है या उसकी जो अथॉरिटी होती है जो कि जांच पड़ताल कर रही होती है, वो उसके पास ये पावर्स होते हैं कि वो कोई भी पेनल्टी जो है हमें इन रूल 30 के अंडर दी गई हुई है पेनल्टीज की एक लिस्ट, उनमें से कोई भी पेनल्टी इम्पोज कर सकती है उस बंदे पे, उस डेलिंक्वेंट ऑफिशियल पे जिसने एक कोई गलती की होगी। ठीक, ये जो अथॉरिटी है ये माइनर पनिशमेंट्स भी दे सकती है, माइनर पेनल्टीज भी इंपोज कर सकती है और मेजर पेनल्टीज भी इंपोज कर सकती है। लेकिन पेनल्टी जो है वो कमेंसरेट करनी चाहिए उस एक्ट को, यानी जितना बड़ा एक्ट उतनी बड़ी पनिशमेंट, जितना छोटा एक्ट उसने किया होगा, जितनी छोटी उसने गलती की होगी उतना ही छोटा उसका जो है उसी हिसाब से जो है उसका पनिशमेंट या पेनल्टी भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम क्या हमारे पास पनिशमेंट्स और पेनल्टीज है। पहला, हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से आता है। अदरवाइज आपके जो सीसीए रूल्स है वहां पे कैटेगराइज करके नहीं है, वहां पे आपको ओवरऑल 8 दे के है, लेकिन हमने यहाँ पे इन 8 पेनल्टीज को मेजर और माइनर ग्रुप में जो है आपको कैटेगराइज करके दिया है। पहला है माइनर पेनल्टी में सेंश्योर। सेंश्योर मीन्स चार्जशीट इशू करना विद इन 3 मंथ्स। ठीक, छोटी सी पेनल्टी, उतनी पेनल्टी बड़ी नहीं है। फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ्स पे, फाइन जो कि 1 मंथ के पे से ज्यादा ना हो। ठीक है, ये थी दूसरी पेनल्टी। थर्ड पेनल्टी जो हमारी है वो है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट एंड और प्रमोशन, यानी इंक्रीमेंट को विदहोल्ड करना, इंक्रीमेंट बंद रखना या प्रमोशन को बंद रखना। और अगर हमने इंक्रीमेंट को बंद रखा तो उस ऑर्डर में ये मेंशन होना चाहिए कि क्या ये इंक्रीमेंट लाइफ टाइम यानी कि ड्यूरिंग सर्विस बराबर बंद रहेगी या किसी टाइम के लिए बंद रहेगी। अगर किसी पीरियड के लिए बंद होगी तो फिर बाय एन ऑर्डर इसको रिलीज भी करवानी पड़ती है। ठीक, अगर प्रमोशन इसको बंद रहेगी जब फिर फाइनल इसका रिजल्ट आएगा कि इसने जो है इस पेनल्टी को जो है हमने इस पे लागू कर दिया, प्रमोशन इसकी विदहल्ड कर ली, तो फिर फॉर सम टाइम जो है अगर उतने टाइम के लिए ये रखी गई हो तो वो टाइम होने के बाद बाय एन ऑर्डर रिवोक करनी है ये वाली पेनल्टी। अगर इसको लाइफ टाइम के लिए किसी एक ही पोस्ट पे रहना है तो फिर वो मेंशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक, जो इसमें लास्ट है माइनर पेनल्टी यानी कि फोर्थ, वो है रिकवरी फ्रॉम पे। पे से रिकवरी करना एक एम्प्लॉय के उतना लॉस जितना उसकी वजह से गवर्नमेंट को हुआ हो, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से या उसकी ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स की वजह से जितना लॉस जितना नुकसान गवर्नमेंट को हुआ हो उतना उसकी पे से रिकवर करना। दैट मीन्स सेंश्योर, फाइन, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन और रिकवरी फ्रॉम पे, ये चार जो है आपकी माइनर पेनल्टीज में आती है। अब मेजर पेनल्टीज में क्या आता है, उसमें भी 4 आती है हमारी। पहला, रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, एक सर्विस से दूसरी लोअर सर्विस में इसको रिड्यूस कर देना। सपोज कोई जेए है तो उसको अटेंडेंट बना देना, क्लास 4th बना देना, कोई सीनियर असिस्टेंट है तो उसको जूनियर असिस्टेंट बना देना। ठीक, ये पहली पेनल्टी हुई मेजर की। दूसरा जो है प्रीमैच्योरली रिटायर कर देना, उसको प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ऑन प्रोपोर्शनेट पेंशन, यानी प्रीमैच्योरली उसको रिटायर कर देना सर्विस से। ठीक, तीसरा जो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सर्विस से ही निकाल देना, लेकिन जब उसको इस सर्विस से निकाल दिया जाएगा तो
वो ऑर्डर उसको बार नहीं करेगा फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से, यानी वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है, कहीं किसी और नौकरी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है उसको, लेकिन यहाँ पे खाली रिमूव किया जाता है सर्विसेज से। तो फोर्थ है इसमें डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज विच ऑर्डिनरली डिसक्वालिफाइज फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डिसमिस किया जाता है सर्विस से जो उसको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यानी कि कहीं पे भी वो जो है अप्लाई नहीं कर सकता, कहीं और अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी टोटली वो बार हो जाता है एम्प्लॉयमेंट से। यानी कि 4, रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज विच डज नॉट क्वालिफाई फ्रॉम विच डज नॉट डिसक्वालीफाई फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिससे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क ना पड़े, यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया गया लेकिन कहीं और पे वो जो है एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। और लास्ट जो है डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज, जो कि उसको डिसक्वालीफाई करती है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। इसमें हमने 3 चीजों को कवर किया। एक तो हमने सीनियरिटी कवर की, दूसरा हमने प्रमोशंस को कवर किया, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनल्टीज, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। इसमें ये उतना बड़ा नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, मेजर एंड माइनर पेनल्टीज का। तो ये हमने आज कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सस्पेंशन कवर करेंगे और अपील वगैरह उसमें रह गया है, तो आपका लास्ट लेक्चर होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वजह से आपके पास वीडियोस जब भी अपलोड होंगे पहले पहुँचेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और साथ साथ ही ये वीडियो को जो है आप शेयर करें ताकि सबके पास ये कंटेंट पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।